चलें ठीक हो गया, सही। अच्छा, आज हम एक और केस स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। इस केस स्टडी के अंदर हमारे पास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि दाऊद अपने कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो हमने इसको यहाँ पे फाइंड आउट करने क्या रीज़न है इसकी, क्यों नहीं नेट एक्सेस कर पा रहा वो। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। वो हमारे पास पैकेट्स कैप्चर हुए हुए ये वायरस आर्क के ऊपर। तो उसको यूज़ करते हुए हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस पॉइंट पे जाकर प्रॉब्लम आ रही है कि वो नेट एक्सेस नहीं हो पा रहा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रॉब्लम के सिम्टम्स क्या हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम नोट करते हैं यहाँ पे सिम्टम्स क्या हैं कि दाऊद इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा अपने ऑफिस के लैपटॉप पे। लेकिन वो इसके अलावा नेटवर्क के जितने भी शेयर्ड फोल्डर्स हैं और प्रिंटर्स वगैरह हैं वो एक्सेस कर पा रहा है। तो बड़ी स्ट्रेंज सी प्रॉब्लम है कि इंटरनेट के ऊपर जितने भी शेयर्ड फोल्डर्स वगैरह पड़े हुए हैं, वो जो हर चीज़ पड़ी हुई है, प्रिंटर वगैरह, वो एक्सेस कर सकते हैं। फोल्डर्स भी जो लोगों ने किए हैं, शेयर कराए हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता। और थर्ड, इसमें बड़ा अजीब सा सिम्टम है कि बाकी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, वो इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। तो दाऊद के पास एक तरह की हाफ कनेक्टिविटी आ रही है कि इंटरनेट के सारे फंक्शंस ठीक काम करते हैं, लैन के सारे शेयर्ड फोल्डर्स, ये प्रिंटर्स वगैरह, हर चीज़ की एक्सेस के पास प्रॉपर्ली आ रही है, लेकिन इंटरनेट नहीं आ रहा उसी के ऊपर। हालांकि बाकियों के पास इंटरनेट की एक्सेस प्रॉपर्ली आ रही है यहाँ पे। और फिर इसके साथ थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखते हैं कि दाऊद कैसे यूज़ करता है अपने लैपटॉप को। तो दाऊद अपना लैपटॉप यूज़ करता है, ऑफिस में यूज़ करता है, घर में यूज़ करता है, और कई दफ़ा कैफ़ेज़ पे भी यूज़ करता है। और कभी कभार वो अपने लैपटॉप का डेटा वगैरह बैकअप भी कर लेता है अपने घर के पीसी पे, कोई लैन केबल लगा कर वहाँ पे। और जितनी भी लैपटॉप्स हैं, जितनी मशीन्स हैं ऑफिस के अंदर, सारी HP की यहाँ पे लैपटॉप्स हैं, उनके कंप्यूटर्स पड़े हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा कोई और ब्रांड नहीं है यहाँ पे। तो सारे के सारे यहाँ पे हैवलर पैकर्ड की यहाँ पे मशीन्स पड़ी हुई। और सिर्फ इन्हीं दाऊद के लैपटॉप के ऊपर इंटरनेट नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास इंटरनेट की एक्सेस आ रही है यहाँ पे। तो बड़ा स्ट्रेंज सा प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है कि इसके पास कम से कम लैन के साथ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं है, वरना बाकी चीज़ें भी इसके पास एक्सेस ना हो रही होती। तो सिर्फ इंटरनेट के साथ कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसको हम पे यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप लेके चलते हैं। जी, किसी के दिमाग में कोई आइडियाज़ आ रहे हो क्या रीज़न हो सकती है इंटरनेट ना आने की? आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस भी होगा। तो अगर इंटरनेट नहीं आ रहा और बाकी ये लैन के सारे फंक्शन से ही काम कर रहे हैं, तो क्या मतलब हो सकता है इसका? किसी के पास कोई आइडिया हो इसका कि क्यों इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पा रहा दाऊद, लेकिन बाकी इंटरनेट के प्रिंटर्स वगैरह हर चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, और बाकी जितने भी हैं नेटवर्क के ऊपर लोग, वो इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या रीजंस आपके दिमाग में आती हैं प्रीलिमिनरी यहाँ पे? जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है इसका क्रोम का ब्राउज़र ख़राब हो गया हो, उसकी इंस्टॉलेशन करप्ट हो गई हो सकता है कि प्रॉक्सी सर्वर की सेटिंग्स करनी हो, वो ख़राब हो यहाँ पे। तो ये दो तो बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं यहाँ पे कि हम क्रोम को चेक कर लें, क्रोम करप्ट तो नहीं हो गया, प्रॉक्सी सर्वर की सेटिंग तो नहीं ख़राब हुई हुई। तो इन दो को तो हम फ़ौरन से यहाँ पे चेक कर लेते हैं अक्सर। लेकिन हमने इन दोनों को चेक कर लिया यहाँ पे, लेकिन ये भी ठीक है, और प्रॉक्सी सर्वर की सेटिंग्स रिक्वायर्ड नहीं है, और यहाँ पे कोई सेटिंग हुई भी नहीं हुई इसकी। तो क्रोम भी ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर भी सही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, तो जब भी दाऊद यहाँ पे इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर यूट्यूब ओपन करने की ट्राई करता है यहाँ पे, तो उसके पास इस तरह की एरर आती है यहाँ पे, दी साइट कांट बी रीच्ड, और नीचे लिखा आ रहा है कि एड्रेस कैन नॉट बी फाउंड यहाँ पे, और कह रहा है कि विंडोज़ डायग्नोस्टिक्स रन करें। सर, जी जी। अक्सर अक्सर जो हम लोग स्कूल्स के कंप्यूटर्स यूज़ करते थे, तो तब भी यूट्यूब या कुछ स्पेसिफिक जो वेबसाइट्स थी वो यूँ ब्लॉक हुई होती थी। तो क्या पता दाऊद के साथ भी उन्होंने यही किया हो। अगर ठीक है, उसने फिर दोबारा ट्राई की तो बाकी इसके फेलोज़ के कंप्यूटर्स पर यूट्यूब लोड हो रही है। और दूसरी बात ये, फिर उसने ट्राई किया google.com ओपन करने की, वो भी इसके पास ओपन नहीं हुआ। तो खाली यूट्यूब का मसला नहीं, गूगल भी इसके पास ओपन नहीं हो रहा। तो अभी इसने गूगल के साथ ट्राई किया, वो भी नहीं ओपन हुआ। लेकिन उसने सारे पैकेट्स को रिकॉर्ड कर लिया उसने एक वायरस आर्क की एक फाइल में, जो नो डैश इंटरनेट के नाम से यहाँ बनी हुई है। तो ये है, तो ब्लॉकेज भी नहीं है यहाँ पे। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि ब्लॉक हुआ मे भी सब कुछ, फायरवॉल या ब्लॉकेज कोई हो यहाँ पे। तो वो भी यहाँ पे चांस नहीं कि बाकी लोगों का परफेक्टली काम कर रहा है, सिर्फ इसके साथ मसला आ रहा है। तो इसने विंडोज़ की फायरवॉल भी चेक कर ली, तो वो भी ब्लॉक नहीं कर रहा कुछ भी। तो ये कोई और मसला यहाँ पे लग रहा है। तो फिर उसने क्या किया, यहाँ पे वायरस आर्क के पैकेट्स रिकॉर्ड किए सारे के सारे यहाँ पे।
तो हमारे पास इस तरह के पैकेट्स यहाँ पे आ गए। तो अगर मैं यहाँ पे फाइल लोड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये पैकेट्स यहाँ पे सामने विजिबल हो जाएंगे। जी, ये पैकेट्स उसके पास रिकॉर्ड हुए हुए हैं, तो भी आप देख सकते हो कि वायरसर काम नहीं कर रहा, ये सिर्फ रीड ओनली मोड में काम कर रहा है। तो खाली पैकेट्स को हम व्यू कर रहे हैं जो कि पहले हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो खाली इसके अंदर 9 पैकेट्स ट्रांसमिट हुए हैं या रिसीव हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो अब आप देखते हैं कि बहुत सिंपल सा केस लग रहा है, तो होपफुली यहाँ पे एक एक चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं कि हो क्या रहा है, और उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अच्छा, फर्स्ट आप नोट करो यहाँ पे, जो फर्स्ट पैकेट है यहाँ पे टाइम 0 के ऊपर आप यहाँ पे आ रहा है, वो उसने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया हुआ, लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट, और ये प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ARP यूज़ कर रहे हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है कि हु हैज़ दिस IP 172.16.0.10, I can tell 172.16.0.8। अच्छा, को बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? ये फर्स्ट जो पैकेट है यहाँ पे हमारे पास ARP का, ये क्या करना चाह रहा है यहाँ पे, इसका मकसद क्या है यहाँ पे? मैक एड्रेस के लिए मैक 0.8 वाले से मांग रहा है मैक एड्रेस। थोड़ा सा इसको और गौर करो यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे जूम करते हैं, ये मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसको फर्स्ट वाले को ओपन करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, तो मेरे पास ये पैकेट की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करो कि यहाँ पे दाऊद का अपना IP एड्रेस क्या है यहाँ पे। अगर यहाँ से अगर आप लोग चेक करें, ये रिक्वेस्ट का पैकेट है एक्चुअली, ये रिक्वेस्ट का सारा पार्ट है यहाँ पे ARP का। यहाँ पे तो देख सकते हो कि दाऊद का IP एड्रेस क्या, 0.8 वाला। जी एग्जैक्टली वो 0.8 वाला होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो दाऊद का भी मैक एड्रेस कौन से वाला होगा? से डबल ई जिसके एंड पे आ रहा है। जी जी, हम इसके एंड पे डबल ही आ रहा है। अच्छा, अब फिर आप देखो इसका IP एड्रेस की स्कीम को चेक करो कि क्या इस स्कीम का IP एड्रेस के साथ हम नेट प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। नेट याद है आपको क्या होता है कि हम मल्टीपल कंप्यूटर्स के लिए एक ही नेट कनेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको याद होगा कि नेट के लिए कोई खास IP एड्रेस की स्कीम होती है, हम खाली वो यूज़ कर सकते हैं, हर रैंडम IP एड्रेस असाइनमेंट नहीं होती। तो इसमें आपके पास मल्टीपल IP एड्रेसेस के ऊपर सबके पास एक ही इंटरनेट शेयर हो जाता है। तो आप देखो क्या ये ऐसा IP एड्रेस तो नहीं है जो कि नेट को अलाउ करता हो? तो क्या करते हैं आपके यहाँ नेट को अलाउ? यहाँ पे ये आपके पास लिस्ट पड़ी हुई है नेट की, तो ये 3 किस्म के एड्रेसेस को यहाँ पे अलाउ करता है। तो क्या जजमेंट है आपकी, ये नेट को अलाउ कर रहा है यहाँ पे? सर कर रहा है जी एग्जैक्टली, उनके 172.16 के फॉर्मेट का यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये आपको प्राइवेट IP नेट अलाउ करता है, यानी कि आप एक नेट का कनेक्शन शेयर कर सकते हो यहाँ पे इस पूरे सबनेट के साथ। अगर यहाँ पे 182 होता फिर आप कहते हैं कि ये स्कीम ही गलत है इसकी, इसलिए यहाँ पे ये अलाउ नहीं हो सकता नेट शेयर करना, तो इसलिए नेट इसके पास नहीं आ रहा। क्योंकि स्कीम इसकी प्रॉपर नेट वाली है तो ये अलाउ करता है इसको। अगर 192 होता तब भी अलाउ कर रहा होता, उसको 192.168 होता तभी अलाउ कर रहा होता। तो ये 3 स्कीम्स में पॉसिबल होती हैं हमारे पास। ठीक हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने यहाँ पे एक टारगेट मैक एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है 000। अच्छा, ये बताओ कि इसका क्या मतलब है कि ये कोई मैक एड्रेस है ही नहीं है, या कुछ किसके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है यहाँ पे? अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ऊपर आप ये ARP जो प्रोटोकॉल है ना, डेटा लिंक लेयर पे रन करता है, लेकिन एक्चुअली डेटा लिंक लेयर की इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे है ना, ये ईथरनेट जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो मैक एड्रेस है यहाँ पे, ये यहाँ पे दाऊद के कंप्यूटर का यहाँ पे एग्जैक्टली से मैच करता है, 91EE वाला ही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट मैक एड्रेस लिखा हुआ है और यहाँ पे डिफरेंट मैक एड्रेस लिखा हुआ है। तो आप बता सकते हो उसका क्या मतलब है, कौन सा मैक एड्रेस यहाँ पे असली वाला यहाँ पे टारगेट मैक एड्रेस है? 00 वाला लेंगे कि सारे FF वाला लेना चाहिए हमें? सर FF वाला लेना है। जी FF लेंगे, जिसका मतलब होता है कि आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो यहाँ पे, ये किसी खास कंप्यूटर का IP ये मैक एड्रेस नहीं है, बल्कि आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो यहाँ पे। तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम सारे यहाँ पे 1 कर देते हैं, यानी कि FF बन जाता है आपके पास। तो ये 0 लिखा हुआ है, बेसिकली ये एम्प्टी फील्ड है यहाँ पे, वो कह रहा है कि उसको फिल करके मुझे दो। तो बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये 0 है, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, किस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है। नीचे यहाँ पे उसने एक IP एड्रेस दिया हुआ है कि टारगेट का IP एड्रेस ये है। वो कह रहा है कि ये जो कंप्यूटर है इसका IP एड्रेस ये है, इसका मैक एड्रेस मेरे पास नहीं है।
तो काइंडली जिसके पास भी ये आईपी एड्रेस है वो रिस्पॉन्ड करे मुझे और मुझे अपना मैक एड्रेस सेंड करे। तो इसको हम कहते हैं ARP क्वेरी। इसने क्या उठा के सबको ब्रॉडकास्ट कर दी। तो इसके बाद क्या होगा, इसके पास रिप्लाई आएगा, जिसका भी आईपी एड्रेस होगा रिप्लाई उसको यहाँ पे करना चाहिए। ठीक हो गया, सही। अच्छा, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उसके बाद देखो आप यहाँ पे ARP का रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे। अच्छा, बाकी इसमें देखो हर चीज़ वही है, सेम टू सेम वही एग्जैक्टली चीज़ है यहाँ पे, लेकिन उसने क्या की है, हाली इस यहाँ पे फील्ड को उसने फिल कर दिया है ARP ने। तो कह रहे हैं कि इस IP यहाँ पे जो ये, सॉरी, इस केस में सेंडर टारगेट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास रिप्लाई आ रहा है यहाँ पे। तो ये इसने मैक एड्रेस यहाँ पे फिल किया, क्योंकि अब वो रिप्लाई कर रहा है तो ये सेंडर बन जाएगा, और वो जो दाऊद का होगा यही दाऊद की इंफॉर्मेशन यहाँ पड़ी हुई है, तो वो इस दफ़ा टारगेट बन गया इस केस में, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है। तो ये 0.10 IP एड्रेस वाले ने यहाँ पे रिप्लाई किया है कि ये जी मेरा ये है, मैक एड्रेस मेरा ये बनता है यहाँ पे। ठीक होगा, यानी कि इसके पास मैक एड्रेस यहाँ पे आ गया। तो अभी तक हमने ये दो काम देखे हैं कि इसने क्या किया है यहाँ पे, इस IP एड्रेस का यहाँ पे इसने मैक एड्रेस फाइंड किए और उसका रिप्लाई इसको मिल गया यहाँ पे प्रॉपर्ली इसका मैक एड्रेस के पास आ गया। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद फिर उसने क्या किया यहाँ पे थर्ड पैकेट के अंदर। थर्ड पैकेट में आप देख सकते हो कि ये .0.8 है, ये दाऊद के कंप्यूटर का IP एड्रेस है यहाँ पे। तो देख सकते हो कि सारे पैकेट्स दाऊद सेंड कर रहे हैं, और किसको सेंड कर रहे हैं, फर्स्ट केस में ये 4.2.2.2 को सेंड कर रहे हैं, उसके बाद 2.1 को सेंड कर रहे हैं। फर्स्ट हम 2.2 को देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोटोकॉल की टाइप यहाँ पे चेक करो, DNS लिखा हुआ आ रहा है, और आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है कि स्टैंडर्ड क्वेरी, वो लिखा हुआ है कि A टाइप रैकेट है मेरे पास, आगे लिखा हुआ है कि www.google.com। अच्छा, अब आप लोग बता सकते हो कि इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या करना चाह रही है? सर ये गूगल का IP मांग रहे हैं। एड्रेस जी एग्जैक्टली, गूगल का IP एड्रेस फाइंड करना चाह रहा है, तो DNS प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए एक DNS की क्वेरी सेंड की है। तो इसका मतलब कि ये कौन सा कंप्यूटर होगा यहाँ पे 4.2.2 वाला, ये DNS सर्वर होगा बेसिकली हमारे पास। तो उसने DNS सर्वर को कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है यहाँ पे, उसको उसने क्वेरी सेंड की है। अच्छा, ये उसने सेंड किया टाइम 0 के ऊपर ऑलमोस्ट। फिर उसने 1 सेकंड वेट किया, 1 सेकंड के बाद दोबारा एक और क्वेरी सेंड की है उसने, और इस बार फिर एक क्वेरी सेंड की है, फिर इसने अगले सेकंड के बाद फिर सेंड की है। तो 1 सेकंड की गैप से ये सेंड करता जा रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद उसने फिर यहाँ पे उसने यहाँ पे दोबारा 2 क्वेरीज फिर सेंड की है यहाँ पे। उसके बाद फिर उसने तकरीबन यहाँ पे 4 सेकंड्स के बाद 2 क्वेरीज सेंड की हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें टाइम जो है इसका वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता जा रहा है, यानी कि वो एकदम से लगातार सेंड नहीं कर रहा, बल्कि कुछ जिसका इंटरवल है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली यहाँ पे। पहले आप देख सकते हो कि पहले इसने 1 सेकंड का गैप था, यहाँ पे 1 सेकंड का रहा है स्टार्ट में, फिर उसके बाद बढ़ के एकदम से यहाँ पे 4 ये आपके पास ये आगे 4 सेकंड का आ गया, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, DNS के पैकेट्स को खोलते हैं यहाँ पे कि DNS के पैकेट्स में क्या है। मैं यहाँ पे जाके फर्स्ट DNS का पैकेट यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसके अंदर वही हमारे पास लिखा हुआ, क्वेरी के अंदर लिखा हुआ कि google.com एक रैकेट है इसका, तो इसका मुझे IP एड्रेस आप दो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एरिया यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसका IP एड्रेस इसको वापसी पे चाहिए यहाँ पे। तो जब भी रिप्लाई आएगा तो यहाँ पे इसका IP एड्रेस लिखा हुआ आ रहा होगा, जहाँ पे होस्ट एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, उसने पहले एक क्वेरी सेंड की, और आप देख सकते हो कि पोर्ट नंबर इसने यहाँ पे 53 यूज़ किया। तो हमें याद होगा कि हम जो DNS के लिए पोर्ट नंबर 53 यूज़ करते रहे हैं हमेशा से, तो ये कन्फर्म ये DNS को यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रहा है। फिर हम अगला पैकेट देखते हैं, तो इस बार भी सेम यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। फिर हम थर्ड पैकेट देखते हैं, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये लगातार यहाँ पे क्या कर रहा है, लगातार ये DNS सर्वर को यहाँ पे कर रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रीट्रांसमिटेड रिक्वेस्ट, कि अब यहाँ पे रीट्रांसमिशन यहाँ पे आना शुरू होगी में, जो कि ओरिजिनल रिक्वेस्ट यानी 3 नंबर की रीट्रांसमिशन यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे रेफर कर रहा है कि 3 वाले की रीट्रांसमिशन हो रही है, 4 वाले की नहीं कह रहा है यहाँ पे। 4 वाले की क्यों नहीं कह रहा है, क्योंकि 3 और 4 में यहाँ वाला IP एड्रेस चेंज हो गया हुआ है। पहले यहाँ पे 4.2.2.2 था, यहाँ पे 2.1 हो गया हुआ है। अच्छा, अब ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है यहाँ पे। तो इसको हम देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेरी के अंदर हमारे पास जो क्वेरी थी google.com के लिए यहाँ पे आ रही है कि इसका मुझे IP एड्रेस फाइंड करके दें। इस फर्स्ट क्वेरी के अंदर जो DNS सर्वर का जो एड्रेस है यहाँ पे, वो आप देख सकते हो कि 4.2.2.2 है यहाँ पे। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, अब आप लोग बताओ क्या ये DNS सर्वर लोकल सबनेट के ऊपर है या लोकल सबनेट से बाहर है?
सर लोकल में ही होगा। अच्छा, अगर लोकल में होता तो क्या इसका आईपी एड्रेस इस फॉर्मेट का होता या डिफरेंट होता? सर वो 192 वाला नहीं हो, उस तरह ये का नहीं हो। 172 वाला होना चाहिए था यहाँ पे। तो जो भी लोकल सबनेट के होते वो तो इस फॉर्मेट के होते 172.16.0.x समथिंग कुछ ऐसा होता। तो ये तो इसका एड्रेस तो डिफरेंट है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है कि लोकल सबनेट के ऊपर डीएनएस सर्वर नहीं पड़ा हुआ, बल्कि इस सबनेट के बाहर डीएनएस सर्वर पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये हमें फर्स्ट हिंट मिल गया कि क्योंकि इसका आईपी एड्रेस यहाँ पे डिफरेंट है तो इसलिए लोकल के अंदर नहीं है। अच्छा, क्या ये कोई गलत बात है कि लोकल में ना हो डीएनएस सर्वर, कोई मसला होगा या कोई मसला नहीं होता इसमें? क्या गैस करते हो आप कि ये गलत बात है कि लोकल में नहीं है? क्या लोकल में होना चाहिए डीएनएस सर्वर या लोकल से बाहर भी हो सकते हैं? जी, क्या क्या गैस करते हो आप लोग, लोकल में हो सकते हैं या लोकल में ही होना चाहिए या लोकल से बाहर भी हो सकता है? दोनों पॉसिबल है यहाँ पे। सर दोनों पॉसिबल है। जी, दोनों पॉसिबल है। इवन कि आपने देखा होगा, हमने पहले भी बात की है कि जो आईएसटी का डीएनएस सर्वर है वाईफाई के ऊपर, वो तो आईएसटी की क्या पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है, लेकिन जो लैन का डीएनएस सर्वर है आईएसटी का, वो आईएसटी के अंदर पड़ा हुआ है। तो अगर आपको याद हो, अगर हम यहाँ पे रन करें इसके यहाँ पे वाईफाई के ऊपर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है कि यहाँ पे लिखा था डीएनएस सर्वर 8.8.8.8, जो कि बेसिकली गूगल का डीएनएस सर्वर है। तो आईएसटी अपना डीएनएस सर्वर यूज़ ही नहीं करता वाईफाई के कनेक्शंस के लिए। यहाँ पे ये तो गूगल का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके सबनेट से बाहर हो। हालांकि आईएसटी के जो सबनेट है यहाँ पे वो 10.4 वाली स्कीम यहाँ पे चल रही है, 10 से स्टार्ट होता है यहाँ पे, यानी कि भी नेट सपोर्ट करता है यहाँ पे। तो ये तो बाहर है यहाँ पे वाईफाई का सर्वर, यहाँ पे लैन का इनका अंदर है लेकिन वाईफाई का बाहर है। तो ठीक है, यहाँ पर भी बाहर है लेकिन कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। फिर देखते हैं कि इस क्वेरी का रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है कहीं आपको? व्हाट्स द रिस्पॉन्स पैकेट, अगर हम यहाँ पे जाएं तो क्या इसका रिप्लाई आया हमारे पास? सर कहीं भी रिप्लाई तो नहीं आया। कहीं भी रिप्लाई नहीं आया हमारे पास, तो इसका मतलब कि डीएनएस के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो तभी आप वोट करो कि यहाँ नहीं पे भी जो सर, नहीं आया। बिल्कुल कहीं रिप्लाई नहीं है। तो अगर आप वोट करो तो याद है यहाँ पे भी यही लिखा हुआ कि डीएनएस एड्रेस कुड नॉट बी फाउंड, यानी कि डीएनएस से रिप्लाई एक्चुअली नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ भी हमें यही हिंट मिला हुआ है कि कोई डीएनएस का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि डीएनएस प्रोब फिनिश्ड एनेक्स डोमेन, यानी कि डीएनएस को हमें को हिंट मिल रहा है कि डीएनएस के साथ ही प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है, उससे आगे प्रोसेस अभी जा ही नहीं रहा। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमें डीएनएस पे देखना है कि डीएनएस के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब आपको याद होगा कि बाकी सब लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नेट को, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी लोग तो डीएनएस को एक्सेस कर पा रहे हैं, सिर्फ ये कंप्यूटर डीएनएस को एक्सेस नहीं कर पा रहा, जो कि बड़ी स्ट्रेंज सी बात है यहाँ पे कि सिर्फ ये दाऊद का कंप्यूटर डीएनएस को क्यों नहीं कॉन्टैक्ट कर पा रहा और बाकी ऑफिस के सब लोग तो कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है। तो ठीक हो गया। फिर सेकंड पीढ़ी में देखो यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, यहाँ पे बेसिकली आप चेक करो कि यहाँ पे डीएनएस का यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज हो गया हुआ है। यहाँ पे अगर आईपी एड्रेस देखा तो यहाँ 4.2.2.1 है यहाँ पे, और प्रीवियसली हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4.2.2.2 थे, यहाँ पे तीनों 2 थे यहाँ पे, और इस दफ़ा 2.2.1 हो गया हुआ यहाँ पे। तो इसका मतलब कि किसी सेकंड डीएनएस सर्वर को ये कॉन्टैक्ट कर रहा है एज ए बैकअप के तौर पे, और ये सर्वर भी आपका सबनेट के ऊपर नहीं है। तो ये भी हमारा सबनेट से यहाँ पे बाहर है, सबनेट के ऊपर नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें लग रहा है कि हमारा डीएनएस फंसा हुआ है, कि डीएनएस स्टक हुआ हुआ है, हमारा सारा मसला हमारे पे डीएनएस का है। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी देर तक डीएनएस की क्वेरीज जा रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि 0 से लेके यहाँ पे 8 सेकंड्स तक डीएनएस की क्वेरीज जाती हैं, उसके बाद ये गिव अप कर देते हैं। तो हमारे पास बेसिकली डीएनएस का सर्वर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, हमें टोटली अनरिस्पॉन्सिव है यहाँ पे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ना नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे रफ से, कि क्या लगता है हमें कि हमारा नेटवर्क की डायग्राम अप्रॉक्सीमेटली किस तरह की यहाँ पे ऑफिस की। तो हम ये छोटा सा यहाँ पे स्केच करते हैं। ये हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारे पास ये लैपटॉप कनेक्ट हुआ हुआ है यहाँ पे स्विच के साथ, उस स्विच के साथ डीएनएस सर्वर भी हमने कनेक्ट किया हुआ है, डीएचसीपी सर्वर भी कनेक्ट किया हुआ है, फिर एक हमने राउटर भी कनेक्ट किया हुआ है, और फिर इस राउटर के थ्रू हमें यहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस मिलती है। तो ये हमारे पास एक रफ सी डायग्राम है। अच्छा, एक मैंने ये फर्स्ट डायग्राम बनाई, फिर मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि डायग्राम ऐसी ना हो बल्कि थोड़ी डिफरेंट हो। तो मैं एक सेकंड डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे,
उसमें ये है कि मैंने यहाँ पे इंटरनेट के बाद मेरा डीएनएस सर्वर आगे पड़ा हुआ है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस आ गई। फिर इंटरनेट की एक्सेस के बाद यहाँ कोई राउटर्स की कॉम्प्लेक्स चेन है और उसके साथ कहीं डीएनएस सर्वर लगा होगा। तो दो डायग्राम्स है मेरे पास, एक में डीएनएस सर्वर इस स्विच के साथ लगा हुआ है और एक में राउटर के बाद लगा हुआ है। तो क्या कहते हो आप, कौन सी डायग्राम को मैं यहाँ पे एक्चुअली सही मानूं, वर्जन 1 को या वर्जन 2 को? यहाँ पे सर वर्जन 2 को। जी वर्जन 2 क्यों हम कह रहे हैं यहाँ पे? सर्वर डीएनएस सर्वर बाद पड़ा हुआ है ना। जी एग्जैक्टली बाहर पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा ये तो खाली स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, जो ये स्क्वायर जो होता है स्विच होता है हमारे पास। स्विच में तो कोई सिंपल सेम सबनेट की चीज़ें लगी होती हैं यहाँ पे। तो जब ये स्विच जाके आगे राउटर में जा रहा है तो उसके साथ ही फिर दूसरा सबनेट लग सकता है आपके पास। तो लेकिन ये राउटर तो आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी होने के बाद आप डीएनएस से बात कर सकते हो। तो अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो आप फिर डीएनएस सर्वर से भी बात नहीं कर सकते। तो यहाँ तो हमें लग रहा है कि आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी नहीं है और डीएनएस सर्वर भी काम नहीं कर रहा, और दोनों बड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमें लगता है कि ये हमारे पास एक्चुअल डायग्राम हमारे पास इस फॉर्मेट की है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर ये डायग्राम है हमारे पास, तो फिर इस राउटर के थ्रू होके जानी है डीएनएस की रिक्वेस्ट यहाँ पे, यानी कि ये राउटर फॉरवर्ड करेगा तो फिर डीएनएस के पास पहुंचेगा पैकेट। तो हो सकता है कि इस राउटर तक पैकेट ना जा पा रहा हो। तो हम देखना चाहते हैं कि इस राउटर का यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या है, और फिर देखते हैं कि यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर लगाया हुआ है हमने, चले वो भी ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे सिंपल सा एक आईपी कॉन्फ़िग की कमांड रन करते हैं इस लैपटॉप के ऊपर, देखने के लिए कि सबके आईपी एड्रेसेस हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पे। तो हमने इस लैपटॉप के ऊपर जाके CMD खोला यहाँ पे, और यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग करके ऑल लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या डिटेल्स हमारे सामने आती हैं। तो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे आगे मैक एड्रेस आ गया यहाँ पे, तो इसके एंड पे वही डबल ही यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपके पास वही वाला मैक एड्रेस है जो कि हमने कैप्चर किया था ARP में। फिर आगे कह रहा है कि DHCP इनेबल्ड यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल्ड, यस। फिर IP4 का एड्रेस यहाँ पे आ गया, ये एक्जैक्टली .8 वाला एड्रेस है जो हमने पहले देख चुके हैं। फिर कह रहे हैं सबनेट मास्क यहाँ पे। फिर एक चीज़ यहाँ पे आ गई डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या चीज़ है यहाँ पे, ये कुछ देखते हैं इसको। फिर इसके बाद DHCP सर्वर आ गया .2 के ऊपर, तो .2 DHCP सर्वर का पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया। फिर DHCP सर्वर की डिटेल्स यहाँ पे आ गई। फिर हमें यहाँ पे DNS सर्वर्स आ गए यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 DNS सर्वर्स उसने लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले को हम कहते हैं ये प्राइमरी आपका DNS सर्वर है, और ये दूसरा आपका सेकेंडरी DNS सर्वर है यहाँ पे। तो अगर हम IST के केस में भी देखें तो यहाँ भी आपके पास 2 DNS सर्वर आ रहे हैं। तो एक आपके पास प्राइमरी DNS सर्वर है और एक सेकेंडरी DNS सर्वर है यहाँ पे। प्राइमरी गूगल का यहाँ पे, और सेकेंडरी यहाँ पे कोई पाकिस्तान के अंदर गूगल का पड़ा हुआ है, जो कराची में कहीं पड़ा हुआ है, वो वाला यहाँ पे DNS सर्वर कहीं लिखा हुआ है। तो दोनों ही यहाँ के सबनेट से बाहर हैं। तो इसी तरह यहाँ भी 2 DNS सर्वर लिखे हुए हैं, दोनों ही हमारे सबनेट से बाहर हैं यहाँ पे। अच्छा, अब थोड़ा याद करो कि कहीं ये वाला IP एड्रेस कहीं आप लोगों ने देखा है पहले अभी तक? ये .10 वाला कहीं पर नजर आया हो आपको? सर ये राउटर का होता है, राउटर जी की जी सेटिंग्स को एक्सेस करना। जी जी एग्जैक्टली, यानी कि ये राउटर का IP एड्रेस यहाँ पे .10 ये ज़ूम करा है यहाँ पे। और आपको याद होगा स्टार्ट में हमने इसी के लिए हमने यहाँ पे ARP की कमांड रन की थी, .10 कौन है हमारे पास। तो उसने पहले बेसिकली क्या किया था, उसने DNS को कॉन्टैक्ट करने के लिए पहले इस राउटर का यहाँ पे मैक एड्रेस फाइंड किया है, ताकि इस राउटर को हम फॉरवर्ड कर सकें तो वो आगे पे DNS सर्वर को आगे सेंड करे यहाँ पे। तो बेसिकली इसने ये यहाँ पे किया था। तो बेसिकली फर्स्ट राउटर का यहाँ पे मैक एड्रेस फाइंड करना चाह रहा था यहाँ पे कि इस राउटर का जिससे हमने यहाँ पे बात करनी है इसका मैक एड्रेस क्या है। तो इसलिए उसने वो ARP यहाँ पे रन किया था, और उसके बाद फिर उसने उसके थ्रू वहाँ पे फॉरवर्ड करना था, इसलिए उसने ये फाइंड किया यहाँ पे। अच्छा, अब हम सोचते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे हम इसको मसले को हल कर सकते हैं यहाँ पे। तो मोस्ट प्रॉब्ली लग ये रहा है कि बेसिकली आपका ये राउटर आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा पैकेट्स, क्योंकि बाकी सब कंप्यूटर्स के साथ ये DNS सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन आपके केस में राउटर फॉरवर्ड नहीं कर रहा। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका राउटर ही डेड है यहाँ पे, या फिर आपने गलत राउटर का IP एड्रेस यहाँ पे आ रहा है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब या तो आपका राउटर ख़राब हो चुका है, या फिर राउटर की सेटिंग आप ये .10 वाला एड्रेस आपके पास गलत एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे। अब हमें पता है बाकी कंप्यूटर्स जो हैं ऑफिस में वो तो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं थ्रू राउटर, फिर मतलब फिर राउटर ख़राब नहीं हुआ हुआ, इसका मतलब आपके पास ये एड्रेस मोस्ट प्रॉब्ली ठीक नहीं है यहाँ पे। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा चले ऐसा करते हैं कि थोड़ा जाके यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं यहाँ पे,
आईपी की सेटिंग्स में जाके। तो अगर हम आईपी की सेटिंग्स में जाएं तो हमने यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास ये जो बॉक्स आ रहा है बना हुआ, इसके अंदर मैनुअल आईपी सेटिंग्स नहीं है, और इसके अंदर आईपी एड्रेस खुद से उसने लिखा हुआ है यहाँ पे .8, और खुद से यहाँ पे गेटवे भी लिखा हुआ है, खुद से यहाँ पे डीएनएस सर्वर भी लिखा हुआ है। तो जब आपने यहाँ पे खुद से लिखा होगा तो इसका क्या मतलब है कि क्या डीएससीपी काम कर रहा है इस केस में? नो सर, ये खुद से डिफॉल्ट उस पे जा रहा है ना .10 वाले पे। एग्जैक्टली उसने सही बात, जो इसका एग्जैक्टली इसका मतलब है कि इसकी सारी सेटिंग्स मैनुअल हुई हुई है। तो हो सकता है किसी एक ज़माने में आपका जो राउटर का एड्रेस ये वाला होगा, हो सकता है कि आपका 5 डेज पहले तक ये एड्रेस था, लेकिन जब ये एड्रेस चेंज होता है तो डीएससीपी सर्वर खुद से आपको बताता है कि ये गेटवे का एड्रेस है, जो कि हमने कल देखा था कि जब भी हम कनेक्ट करते हैं स्टार्ट में नेट तो पहले डीएससीपी प्रोटोकॉल काम करता है। तो इस केस में आप देख सकते हो डीएससीपी का प्रोटोकॉल यहाँ पे आया ही नहीं स्टार्ट में। अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो यहाँ पे तो स्टार्ट से कोई डीएससीपी है ही नहीं यहाँ पर, जो कि कल आपको नजर आ था डीएससीपी, लेकिन आज डीएससीपी सर्वर आया नहीं है। क्यों नहीं था डीएससीपी सर्वर? क्योंकि इसने मैनुअली खुद से आईपी फिक्स किया हुआ था अपना, तो इसलिए कोई डीएससीपी की कोई क्वेरी यहाँ पे आई नहीं आपके सामने यहाँ पे। तो जब यहाँ पे उसने मैनुअली फिक्स किया हुआ था, उसने गेटवे का भी यानी राउटर का एड्रेस भी फिक्स किया हुआ था। अब इत्तेफाक से गेटवे का राउटर का आईपी एड्रेस चेंज हो गया आज के दिन, तो जैसे ही चेंज हुआ डीएससीपी ने सबको बता दिया कि चेंज हो गया है, तो उन लोगों में तो अपडेट हो गया खुद ब खुद से। लेकिन चूंकि इसने मैनुअली असाइन किया हुआ था अपना आईपी एड्रेस यहाँ पे सेटिंग्स में जाके, तो इसके पास तो अपडेट नहीं होगा, तो उसको ये मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब वो उसको मैनुअली यहाँ पे अपडेट करेगा .10 की जगह .1 करेगा यहाँ पे, जो कि एक्चुअली अब हो गया हुआ है, तो साथ ही इसका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है इसको यहाँ पे ऑफ करके ऑटोमेटिक कर दे, कि इसको मैनुअल नहीं करना, हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक करना है यहाँ पे। जी ये क्लियर हुआ इस तरह? सबको? तो फिर हमें कोई मैक एड्रेस भी नहीं आएगा ना जब हम ARP क्वेरी भेजेंगे कि ये आईपी किसका है .10 वाला, तो उसके बदले नहीं, कोई अच्छा मैक एड्रेस भी नहीं आना चाहिए? अच्छा नहीं पता क्या चक्कर है, अभी .10 जो हो ना किसी और कंप्यूटर को असाइन कर दिया होगा ना डीएससीपी ने इस दफा। ओके, देखो सही सही क्योंकि सही सही समझ तो इसलिए उसके पास रिस्पॉन्ड आ रही है कि कोई ना कोई कंप्यूटर के पास है वो आईपी एड्रेस, लेकिन वो राउटर नहीं है अब कम से कम। तो इसलिए यहाँ हाँ बिल्कुल समझ। कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है कि किसी को असाइन कर दिया उसने डीएससीपी ने, लेकिन वो राउटर का नहीं रहा, वो अब राउटर का चेंज हो गया हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारे पास केस स्टडी है कि यहाँ पे चूंकि डीएनएस सर्वर बाहर था सबनेट से, तो इसलिए डीएनएस की रिक्वेस्ट पे प्रॉब्लम आ रही थी। अगर डीएनएस का सर्वर अंदर होता तो फिर ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है यहाँ पे। कम से कम डीएनएस की क्वेरीज यहाँ पे वो आ रही होती हैं आपके पास, फिर उसके बाद HTTP की रिक्वेस्ट ना आती है हमारे पास, फिर अगले स्टेज में प्रॉब्लम आती है हमारे पास। लेकिन चूंकि इसमें डीएनएस सर्वर बाहर था सबनेट से, तो पहले ही आपके पास प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, क्योंकि यहाँ पे राउटर आपका फॉरवर्ड ही नहीं कर पा रहा था। ये राउटर जिसको आप राउटर समझ रहे हो वो एक्चुअली किसी और यूज़र का कंप्यूटर था यहाँ पे, वो तो नॉर्मल एक कंप्यूटर था किसी बंदे के यूज़ में, तो उसको हम राउटर समझ के यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहे थे यहाँ पे। तो इसलिए आपके पास जो आईपी एड्रेस जो आ रहा था वो टोटली किसी और का आईपी एड्रेस था, किसी और का मैक एड्रेस आपके पास आ रहा था। तो सिंपल से ये आईपी मिसकॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे केस है, और ये कैसे क्यों यहाँ पे हुई थी, इसकी रीज़न क्या, क्यों मिसकॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो जाती है? क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे हिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ कि अक्सर वो डेटा बैकअप करता था अपने घर के कंप्यूटर के साथ लगा कर, उसको लैन केबल से जोड़ के। वो नहीं क्या करेगा, वो लैपटॉप को उठा के अपने पीसी के साथ जोड़ेगा यहाँ पे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेगा, उसको लैन केबल लगा के डायरेक्टली, तो यहाँ भी लैन केबल है, यहाँ भी लैन की केबल है। अगर हम डायरेक्टली लैन केबल लगाते हैं छोटी सी, तो उसको बड़ी हाई स्पीड नेटवर्क आपके बनते हैं, जो कि तकरीबन 1 Gbps से लेकर 10 Gbps तक जा सकता है। तो बैकअप लेने की बड़ी अच्छी स्पीड फिर उसको यहाँ पे मिलती है। तो उसकी ये आदत थी यहाँ पे कि बैकअप लेने के लिए यहाँ पे कनेक्ट करें। तो जब आपने केबल लगा के नेटवर्क बनाना हो अपने कंप्यूटर के साथ लैपटॉप का, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको मैनुअली आईपी असाइन करने पड़ते हैं। तो यहाँ भी मैनुअली आईपी असाइन करता था हर दफ़ा, और यहाँ भी मैनुअली असाइन करता था। तो उसने घर पे भी यही स्कीम रखी हुई थी कि 172.16 वाली, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट वही आईपी यहाँ पे भी चल पड़े यहाँ पे। तो इसकी ये जो आदत थी यहाँ पे कि मैनुअली घर के साथ भी कंपैटिबल रहे यहाँ पे, इस वजह से इसके ऑफिस में ये डीएससीपी सर्वर्स ने ऑन नहीं किया कभी भी, क्योंकि घर में भी उसने आराम से बस केबल प्लग इन करो तो मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाए, कुछ सेटिंग ना करनी पड़े। तो इसने घर के एड्रेस में, घर का जो कंप्यूटर था यहाँ पे, उसका एड्रेस क्या रखा होगा, इसने यही रखा हुआ था 172.16.0.5 से जूम कर लो। तो बड़े आराम से बस केबल लगाई, तो इसका यहाँ पे 8 होता है, तो यहाँ पे .5 होता है, तो इनका नेटवर्क यहाँ बन जाया करेगा डायरेक्ट केबल लगा के। तो ये बैकअप लेने की वजह से उसकी यहाँ पे आदतें ख़राब हुई थी, और डीएससीपी सर्वर्स ने परमानेंटली ऑफ किया हुआ था अपने ऑफिस के लिए भी यहाँ पे।
तो इसलिए इसके पास ये एरर यहाँ पे रेज हुई है कितने सालों के बाद, जब ये सेटिंग्स की चेंज हुई है ऑफिस में। जी, ये क्लियर हो गया सबको ये केस स्टडी यहाँ पे? यस सर। चलें ठीक है। अच्छा, अब हम एक छोटा सा एक प्रॉब्लम देखते हैं, छोटा सा एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, जो कि बेसिकली स्विचेस के ऊपर डील कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ हुआ, यहाँ पे हमने ए से लेके यहाँ पे एल तक डिफरेंट कंप्यूटर्स को नाम दिया हुआ है, उनको हमने एक नेटवर्क बनाया हुआ है इनका। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो ये स्विच लगे हुए हैं दो, यहाँ पे ये स्विच नंबर 1 है, ये स्विच नंबर 2 है, यहाँ पे ये S1 है और ये S2 है। अच्छा, दोनों स्विचेस की जो कैपेसिटी है यहाँ पे वो आपके पास 7 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हो एक वक्त में। अब हमारे पास कंप्यूटर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो हमने क्या किया, हमने 2 स्विच लेके आधे वहाँ पे कनेक्ट किए, आधे उस स्विच पे कनेक्ट किए, और आखिर में दोनों स्विचेस को भी हमने केबल लगा के कनेक्ट कर दिए यहाँ पे। तो जब हम ये करेंगे तो हमने 10 कंप्यूटर्स यहाँ पे एडजस्ट कर लिए, हालांकि स्विच आपको खाली यहाँ पे 7 कंप्यूटर्स अलाउ करता है यहाँ पे, तो हमने इस तरह से यहाँ पे बढ़ा लिया हुआ है यहाँ पे। तो ये हमने सिंपल कि बेसिकली इसको फिर हम एक ही सबनेट कहेंगे, इसको 2 सबनेट्स ही हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली दोनों के अंदर हमने स्विच लगाए में राउटर नहीं लगाया हुआ। अगर राउटर होता तो आप डिफरेंट सबनेट्स को ज्वाइन करने की बात कर रहे हो। स्विच का मतलब होता है कि आपके पास यहाँ पे एक ही सबनेट चल रहा है यहाँ पे, तो सिंपल हमने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 स्विच लगा दिए यहाँ पे, हालांकि ये टोटली एक ही सबनेट है यहाँ पे। लेकिन अब चूंकि स्विच यहाँ पे लग गए हैं, तो दोनों स्विचेस के अब टेबल्स बनेंगे अपने अपने, जो कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, आपके पास टेबल्स बनते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर क्या लिखा होता है कि मैक एड्रेस लिखा होता है यहाँ पे लिखा होता है किस इंटरफेस पे कनेक्टेड है यहाँ पे। जैसे अगर आपके पास इस स्विच का अगर हम टेबल यहाँ पे देखें, तो ये कह रहा है कि आपके पास जो कंप्यूटर नंबर C जो है यहाँ पे, वो कौन सी इंटरफेस पे कनेक्टेड है यहाँ पे, वो कह रहा है कि 8 से आगे जाओ उस साइड पर, तब आपको कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलेगी। फिर अगर हम चेक करें यहाँ पे एज की कौन सी इंटरफेस है, एज की जो कह रहा है डायरेक्टली यहाँ पे 11 इंटरफेस है, तो एज 11 नंबर इंटरफेस पे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो जितने कंप्यूटर्स यहाँ से बाहर हैं, एक दूसरे स्विच में जाके लगे हुए हैं, उनके लिए यहाँ पे इंटरफेस नंबर 8 यूज़ की हुई है इसने यहाँ पे। तो 8 का मतलब है कि ये सेकंड स्विच की तरफ जाओ, फिर वहाँ जाके इसको एक्सेस करो। तो अगर हम यहाँ पे C को यहाँ जाके चेक करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो C जो होगा आपके पास इंटरफेस नंबर 3 पे मौजूद है। 3 के ऊपर आपके पास C की कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरह से हमने 2 स्विच लगाकर यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब फिर आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक थर्ड एंट्री होती है टाइम टू लिव वाली, क्योंकि स्विच भी अपनी एंट्रीज को अपडेट करता रहता है, तो ये भी एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद दोबारा से उसको फाइंड आउट करना होता है कि जी मेरी इंटरफेस कन्फर्म अभी तक वही है, चेंज हो गई हुई है। अच्छा, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं टाइम 0 के ऊपर दोनों टेबल्स आपके एम्प्टी हैं। तो टाइम 0 के ऊपर ना इधर कोई एंट्री है ना इधर कोई एंट्री है। फिर कह रहे हैं कि टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर हर एक के ऊपर एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को पैकेट सेंड करता है। तो हर टाइम के ऊपर टाइम 1 के ऊपर एक पैकेट सेंड होगा, फिर 2 के ऊपर सेंड होगा, फिर 3 के ऊपर सेंड होगा, फिर 4 के ऊपर सेंड होगा। ठीक हो गया? सही। अच्छा, तो ये हमने रखते हुए माइंड में रखते हुए चीज़ें हमने बताने कि एट टाइम t=9 के ऊपर कौन से 2 कंप्यूटर्स ने आपस में बात की है। तो क्या हम इन 2 टेबल्स को देख के बता सकते हैं कि कौन से 2 कंप्यूटर से आपस में बात की होगी टाइम 9 के ऊपर? टाइम 9 का मतलब है कि लास्ट रिसेंटली, जब से रिसेंट मोस्ट जो होगा कम्युनिकेशन कौन सी हुई होगी। जी, तो किसी को आप लोग बता सकते हो कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि सबसे आखिरी कम्युनिकेशन कौन सी 2 कंप्यूटर्स की यहाँ पे हुई होगी? सर LOC की। जी जी बिल्कुल, LOC की। क्यों हम कह रहे हैं ये? क्योंकि इसका टाइम टू लिव सबसे हाईएस्ट है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने बहुत रीसेंट कम्युनिकेशन की होगी तो आपका टाइम टू लिव क्या होता है, अभी अपडेट हुआ होगा। यानी कि अगर C और L ने आपस में बात की है तो C की एंट्री अपडेट हुई होगी, तो इसके पास मैक्सिमम टाइम टू लिव आ रहा होगा, और फिर L के पास भी मैक्सिमम आ रहा होगा। तो अगले टाइम यूनिट के बाद अगर A1 टाइम यूनिट के बाद क्या होगा, ये सारी एंट्रीज -1 हो जाएंगी यहाँ पे। यानी कि अगर अगले टाइम यूनिट में क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा, 0 होके ख़त्म हो जाएगी एंट्री, ये 6 पे आ जाएगी, ये भी 6 पे आ जाएंगी, ये 2 में आ जाएंगी, ये 3 में और ये 8 में। फिर उसके बाद अगले टाइम यूनिट के बाद ये एक एंट्री और कम हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ये 5 होगी, ये 5 होगी, 1, फिर 2, ये 7। तो इस तरह से हर टाइम के बाद आपका टाइम टू लिव कम हो रहा होता है यहाँ पे। तो अभी आपके पास जो रीसेंट मोस्ट जो कम्युनिकेशन होगी वो होगी, इसमें मैक्सिमम टाइम टू लिव होगा यहाँ पे। तो मैक्सिमम टाइम टू लिव आप देख सकते हो यहाँ पे इस
एल का टाइम टू लिव सबसे मैक्सिमम है यहाँ भी एल का सबसे मैक्सिमम है इस टेबल के ऊपर भी, और इसके बाद सी का सबसे मैक्सिमम है यहाँ पे, और यहाँ भी आपके पास सी का सबसे मैक्सिमम है। तो उसका मतलब टाइम t इज इक्वल टू 9 के ऊपर बेसिकली सी और एल के दरमियान में आपस में कोई पैकेट एक्सचेंज हुए। हमें नहीं पता कि सी ने एल को सेंड किया या एल ने सी को सेंड किया, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हम खाली ये बता सकते हैं कि कौन से दो कंप्यूटर्स में आपस में पैकेट एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे, तो वो हमने आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन किसने किसको सेंड किया ये हम नहीं बता सकते। ठीक हो गया, सही। अच्छा, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि टाइम 1 के ऊपर कौन से दो कंप्यूटर्स ने आपस में डेटा एक्सचेंज किया होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, अगर टाइम 1 देखें उसका तो उस पर कौन से दो कंप्यूटर्स ने एक्सचेंज किया होगा। सर ए और डी ने। सर टाइम 1 पे तो मतलब सिर्फ 2 थोड़ी कर पाएंगे, वो तो कोई भी कर सकता है ना, क्योंकि उनके अभी 8 7 ऐसे मतलब होंगे, उनके टीटीएल 0 नहीं होंगे। अच्छा चलो इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहली बात ये कि हमें पता है कि हर टाइम यूनिट के ऊपर खाली एक पैकेट गया है, हर टाइम यूनिट के ऊपर खाली एक कंप्यूटर ने किसी दूसरे को सेंड किया हुआ है, तो हर टाइम के ऊपर एक ही एक्सचेंज हुआ है, मल्टीपल एक्सचेंज नहीं हुए। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे खाली एक एंट्री है जिसका टीटीएल सबसे पुराना है, जो सबसे पुराने वाला होगा वो सबसे फर्स्ट टाइम को करस्पॉन्ड कर रहा होगा यहाँ पे। तो हमें पता है कि एक तो यहाँ पे कंप्यूटर ए होगा, लेकिन सेकंड कौन सा होगा वो इतना यहाँ पे ऑब्वियस नहीं है। अगर हम यहाँ पे डी को लेते हैं तो हो सकता है डी ना हो, कोई और भी हो सकता है, उसका ओवरराइट होकर डी फ्रेश हो गया हो यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर आप एल्गोरिथम याद करो मैक टेबल्स के बनने का, इसमें क्या होता है कि स्टार्ट में ये एम्प्टी होगा मैक टेबल, तो जो फर्स्ट टाइम जिसने सेंड किया होगा तो वो पहले अपने आप को यहाँ पे अपने आप को ब्रॉडकास्ट करेगा अपना मैक एड्रेस यहाँ पे। तो क्या होगा, उसकी एंट्री यहाँ पे फर्स्ट एंट्री की यहाँ पे होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे किसकी है, यहाँ पे बेसिकली एल की यहाँ पे फर्स्ट एंट्री टेबल के अंदर। फिर सेकंड एंट्री किसकी यहाँ पे, ए की है दोनों में। तो इसका मतलब क्या है, एक दोनों में सेम एंट्रीज क्यों हैं कि ए इस नेटवर्क के ऊपर है और एल इस नेटवर्क के ऊपर है। तो बेसिकली अगर एल ने ए को सेंड करना था, एल ने पहले यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन करवाई अपनी, फिर इसका पैकेट फॉरवर्ड होकर यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो गई। तो इस तरह दोनों में एल की एंट्रीज पहले एंट्रीज बन गई, उसके बाद ए यहाँ पे आ गई। फिर क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आगे पास एल का टीटीएल यहाँ पे 9 क्यों लिखा हुआ आ रहा है। 9 इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि टाइम 1 के बाद दोबारा एल ने कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की है, वो अब आपको पता है टाइम 9 के ऊपर की है इसने। जब 9 के ऊपर करेगा यहाँ पे तो क्या होगा, इसका टीटीएल 1 की बजाय क्या हो जाएगा, दोबारा से 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले था ये 1 ही था, तो जैसे ही टाइम 9 के ऊपर यहाँ पे सी और एल ने एक्सचेंज किया आपस में, तो ये दोबारा से 1 की बजाय यहाँ पे 9 हो गया। तो इस तरह से अपडेट हो जाते हैं आपके यहाँ पे। तो बेसिकली ये लॉजिक यहाँ पे चल रही है। तो इसका मतलब है कि टाइम 1 समझ में आ रही है। अच्छा चलें इसको यूँ देखते हैं कि समझो कि स्टार्ट में आपका मैक दोनों टेबल्स यहाँ पे एम्प्टी हैं, ठीक है। तो अब सपोज करो कि जिसने फर्स्ट सेंड कर, सपोज करो फर्स्ट एल ने यहाँ पे सेंड करना था ए को, तो क्या होगा, पहले एल अपना बताएगा, एल इस राउटर के ऊपर है, यहाँ पे इस स्विच के ऊपर है, तो फर्स्ट एल की एंट्री इस स्विच के ऊपर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये स्विच फिर आगे फॉरवर्ड पिक ब्रॉडकास्ट कर देगा इस स्विच को भी यहाँ पे, तो यहाँ भी इसके पास एल की एंट्री आ जाएगी क्योंकि एल क्या कर रहा है, यहाँ पे ए को ढूंढ रहा है। फिर क्या होगा, ए मिलेगा उसको इस स्विच में, इस नेटवर्क में से ए मिलेगा, तो क्या करेगा, ए फिर रिस्पॉन्ड बैक करेगा यहाँ से, तो ए की एंट्री फिर पहले यहाँ पे होगी, उसके बाद ए की एंट्री फिर यहाँ पे भी हो जाएगी। तो ये फर्स्ट जो यहाँ पे डेटा सेंड हुआ है उसकी एंट्रीज पहले यहाँ से होंगी, दोनों का टाइम टू लीव अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं t इज इक्वल टू 1 की, तो t इज इक्वल 1 के ऊपर ये कहा हुआ है कि l ने पैकेट सेंड किया है, तो l इस स्विच के ऊपर है और a इस स्विच के ऊपर, तो वहाँ से आके जाके ब्रॉडकास्ट हुआ, तो a ने रिप्लाई किया यहाँ पे, तो l के बाद फिर यहाँ पे a की एंट्रीज यहाँ पे आ गई। तो हमें यहाँ पे इनके इस ऑर्डर से, इस यहाँ पे ऑर्डर जो है इसका, ये टेबल का यहाँ पे, इससे हमें हिंट मिल गया कि टाइम 1 के ऊपर ये दो कंप्यूटर से यहाँ पे इन्होंने आपस में बात की होगी, इनके टीटीएल चेंज हो गए हुए हैं क्योंकि इन्होंने मल्टीपल बातें यहाँ पे कर चुके हैं डिफरेंट लोगों के साथ। तो एल ने अभी रिसेंटली बात की है तो उसका टीटीएल ऑब्वियसली अपडेट हो गया होगा, यहाँ पे वो वाला नहीं रहा यहाँ पे, तो ये खाली हमें यहाँ से हिंट मिल रहा है। जी क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। तो टाइम 1 के ऊपर इसका मतलब है कि हमारे पास आ गया कि ए और एल ने आपस में बात की थी, और टाइम 9 के ऊपर हमें पता है जो रिसेंट मोस्ट है हमारे पास सी और एल उन्होंने आपस में बात की है।
अच्छा, अब आते हैं थोड़े मुश्किल के ऊपर। टाइम 7 के ऊपर किन दो लोगों ने बात की होगी, दो कंप्यूटर से बात की होगी? सी और एफ ने। अच्छा, टाइम 7 का मतलब है कि अगर आपने टाइम 7 पे बात की थी जब, तो आपका टीटीएल उस टाइम पे 9 था। ठीक है, फिर टाइम 8 के ऊपर क्या हो जाएगा, आपका टीटीएल 8 हो जाएगा उसका। फिर टाइम 9 के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, अभी जो होगा टीटीएल वो क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो अभी जिसका टीटीएल 7 होगा मोस्ट प्रॉब्ली वो हो सकते हैं। तो हम जरा गौर करते हैं, तो टीटीएल 7 किस किस का यहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे बी और जी के, लेकिन अगर इस टेबल में देखें यहाँ तो बी का 8 है और यहाँ पे जी का 7 है, तो ये तो दोनों एंट्रीज मैच नहीं कर रही। कोई बता सकता है कि हम क्या करें इस केस में, बी और जी को लें या ना लें? ये क्या किस किस्म का फिनोमेना है सर यहाँ हम पे ये? सर हम ले भी सकते हैं क्योंकि मे सर बी उसने इसमें बाद में किसी और से मे भी कम्युनिकेट की हो। दोबारा, हाँ दोबारा करेंगे। जी जी, इसका मतलब पता है, इसका मतलब है कि टाइम 7 के ऊपर, लेकिन फिर उसका बढ़ जाए। हाँ अब ये हुआ पता है कि टाइम 7 के ऊपर बी और जी ने, सपोज करो, हम सपोज करते हैं बी और जी ने आपस में बात की है, तो उस टाइम पे इनका टाइम टू लिव कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम 8 के ऊपर अगर दोबारा बी ने बात की हो एक ऐसे कंप्यूटर के साथ जो कि स्विच नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है, कोई ऐसा कंप्यूटर जो कि स्विच 2 से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो टीटीएल के अपडेट होगा खाली इस टेबल में रहेगा, इस टेबल में नहीं आएगा। तो उसका मतलब हो सकता है बी ने ए से बात की हो, बी ने एफ से बात की हो, बी ने सी से की हो, बी ने डी से की हो, बी ने ई से की हो, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो वो कौन सा होगा आप देख सकते हो यहाँ पे 8 किसके साथ आ रहा है, 8 आ रहा है यहाँ पे ए के साथ। तो इसका मतलब है टाइम 8 के ऊपर बी ने ए से बात की थी, तो इसलिए इसका दोबारा सा यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया टाइम टू लिव यहाँ पे। अब जी का क्या हो चुका है इस वक्त तक, जी का 8 पे आ गया हुआ है यहाँ पे। फिर अगले टाइम के ऊपर क्या हो जाएगा, अब बी का यहाँ पे क्या हो, सॉरी जी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, लेकिन उस टेबल के ऊपर आपके पास 8 रहेगा यहाँ पे। तो इधर 8 रहेगा क्योंकि यहाँ पे उसने आपस में बात की, यहाँ पे इधर से बाहर नहीं निकले, तो इसलिए इसके पास यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ हुआ है। समझ आ रही है आपको ये चीज़? नो सर। यस सर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टाइम 7 के ऊपर हमने इन्हीं दो एंट्रीज को देख के सही फैसला करेंगे जी, बी और जी ही होंगे, और यहाँ पे इस टेबल में एंट्री अपडेट होगी क्योंकि बी ने दोबारा बात की है यहाँ पे टाइम 8 के ऊपर। फिर अगर हम टाइम 8 की बात करें, यहाँ पे टाइम 8 के ऊपर कौन से दो कंप्यूटर्स आ जाएंगे जो कि हमने अभी देख लिया हुआ है, वो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे, एक बी आ जाएगा और ए आ जाएंगे यहाँ पे। तो टाइम 8 के ऊपर हमारे पास बी और ए ने आपस में बात की है। ठीक है सर, समझ तो आ गई। चलें जी, ठीक हो गया, सही, सबको क्लियर हो गई है? जी सर। सर ये तो बी एंड जी की समझ में आ रही। ये टाइम 7 के ऊपर, यस सर। चल एक मिनट में दोबारा से कर। अच्छा, टाइम 7 का मतलब है कि टाइम 7 के ऊपर जिन दो कंप्यूटर से आपस में एक्सचेंज किया होगा, ठीक है। तो अब पहली बात है, पहले अभी हम टाइम 9 के ऊपर खड़े हुए हैं, अभी हमारे पास टाइम 9 चल रहा है यहाँ पे। टाइम 7 के ऊपर क्या होगा, टाइम 7 के ऊपर जिन दो कंप्यूटर्स ने किया होगा एक्सचेंज आपस में, उनका टाइम टू लिव क्या हो जाएगा, उस वक्त मैक्सिमम टाइम टू लिव यानी 9 हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ ये नोड एक्स है, एक वाई है, तो उनका टाइम टू लिव टाइम 7 के ऊपर क्या था, 9 था। ठीक है, तो टाइम 9 के ऊपर उनका टाइम टू लिव क्या हो गया होगा, यहाँ पे जाके अब तक 2 माइनस कर लो तो यानी कि 7 हो गया होगा अब तक। तो एक्स वाई 7 हो गया। तो हम दो नोट सर्च करते हैं का 7 हो गया हुआ यहाँ पे। तो अगर आप इस स्विच में देखो तो यहाँ हमें दो मिल जाएंगी, यहाँ पे बी और जी, इनका यहाँ पे टीटीएल 7 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस साइड पे देखें तो यहाँ पे जी तो 7 है, लेकिन देख रहे हो बी यहाँ पे 8 हो गया हुआ है। तो ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि बी इस टेबल में क्यों 8 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बात एक्चुअली बी और जी ने ही की थी टाइम 7 के ऊपर, लेकिन हुआ क्या, लेकिन हुआ ये कि टाइम 8 के ऊपर बी ने फिर ए से बात कर ली। तो जैसे यहाँ पे टाइम 8 के ऊपर बी और ए ने आपस में बात की, तो इनका टीटीएल रिफ्रेश होकर इस टेबल के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा।
और टाइम 9 के ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये 8 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 8 ही है, लेकिन यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 1 रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे बी की वैल्यू 7। इनकी यहाँ से यहाँ पैकेट यहाँ से यहाँ नहीं आया, इनके इसने लोकल अपने अंदर ही यहाँ पे बात की है, इस स्विच ने आपस में बात की है, तो इस स्विच के साथ उसका रब्ता नहीं हुआ। अगर यहाँ रब्ता होता तो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाती है, इसकी वैल्यू 9 हो जाती है, चूंकि इसने इंटरनली यहाँ पे बात कर ली है, यहाँ पे इस साइड पे नहीं किया पैकेट आपका, तो इसलिए यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हुआ, खाली यहाँ पे रिफ्रेश हो गया हुआ है। तो ये हमें हिंट मिल रहा है कि बी और जी ही है, लेकिन टाइम 8 के ऊपर क्या होगा, बी और ए आ जाएंगे यहाँ पे, उनकी बी की वैल्यू यहाँ पे 8 हो गई है। जी कुछ क्लियर हुआ आपको थोड़ा सा ये? यस सर। तो बस ये थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमें पता है टाइम टू लिव मैक्सिमम 9 होता है यहाँ पे, और जब भी आपके पास कोई रिफ्रेश होगी एंट्री, तब आपके पास दोबारा से 9 हो जाएगी, और हो सकता है कि एक साइड पे रिफ्रेश हो, एक साइड पे ना हो। अगर एक साइड पे होती है अपडेट, दूसरी साइड पे नहीं होती, उस साइड पे कोई पैकेट गया ही नहीं है आपका, वो उसी साइड पे रह गए थे अपनी साइड पे ही, तो इसलिए सिर्फ वहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है। तो सिंपल बस ये स्विच की यहाँ पे ये लॉजिक होती है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम ये स्विच के टेबल देख के काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन को ये की हिस्ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं कि हिस्ट्री क्या थी कम्युनिकेशन यहाँ पे करने की, जो कि हमने अभी मैनुअली यहाँ पे करके देखा हुआ है। सर ये जी जी। जो फेस टू फेस एग्जाम्स का चल रहा है अभी, रूमर्स ही चल रहे हैं, इसका कोई पक्की खबर आपको पता है? मेरा हमें ख्याल है हर कि बहुत मुश्किल है, इसके चांस बहुत कम है। करना तो चाह रहे हैं लेकिन इसके चांस बहुत कम है। मतलब मेजॉरिटी टीचर्स यही कहते हैं कि फेस टू फेस करें, तो कोई भी ऑनलाइन के हक में नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि फेस टू फेस हो जाए, लेकिन चांस इसके ना होने के बराबर है। मतलब आप लोगों के चांस तो बहुत ही कम है, ठीक है। और क्योंकि सर आप लोग जी काफ़ी जी। वो उनके वो भी आज तो एक फ़ोटो आई हुई थी जिसमें प्लान पूरा लिखा हुआ था समर का, अब पता नहीं वो फेक है या असली है, कुछ समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज कर रहे हैं। उतनी ये चीज़ें बहुत दफ़ा चेंज हो गई हैं, तो आप तैयारी रखो ऑनलाइन के हिसाब से। बहुत कम चांस है कि फेस टू फेस हो, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन चांस आप ओके, लोगों के बैच का बहुत कम है, हो सकता है कि फ्रेशमैन का हो जाए या फाइनल सीनियर्स का हो जाए, लेकिन आप लोगों का चांस बहुत कम है अभी। ठीक है। क्योंकि अगर वो 2 बैच अगर आ जाते हैं ना, फिर उनको भेजेंगे तो फिर आप लोग आओगे ना यहाँ पे, तो फिर उनको भेजना बहुत मुश्किल काम है कि तो अभी आए हो साथ वापस चले जाओ। तो हो सकता है आप लोगों के ऑनलाइन हो, उनके यहाँ पे कैंपस में हो रहे हो, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली ये लग रहा है। हम्म, सर कब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का कोई है, एक्सपेक्टेड कब तक है? आप लोगों के लिए तो अभी तक तो ऑनलाइन ही है ना, आप लोगों की तो कोई किसी ने नई बात की ही नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल आपका कोई कुछ बताएंगे ये कि बाय डिफॉल्ट आपका वही ऑनलाइन ही चलता रहेगा ना अभी। ठीक है सर, सही है। क्योंकि अब आप लोग कह सकते हो कि अभी अगर आप बता रहे हो तो अब आपका 1 जून जो जून के स्टार्ट में तो आपके नहीं हो सकता एग्जाम, अगर आपको अगले वीक बताते हैं फेस टू फेस करना है, तो फिर जून के फर्स्ट वीक में तो आपके एग्जाम हो ही नहीं सकते इस केस में। तो फिर अगर हुआ भी तो आपको कम से कम 2-3 हफ्ते का टाइम और मिल जाएगा यहाँ पे, अगर उन्होंने कहा भी तो बहुत कम चांस हैं इसके होने के। अभी तक तो ऑनलाइन के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ओके सर। चलें जी, चलें, थैंक यू सो मच। किसी के क्वेश्चन से पूछ लो, नहीं तो साइन ऑफ करते हैं। सर बस सर लेक्चर खत्म हो गया आज आखिरी था सर? नहीं, लेक्चर नहीं हो रहे, खाली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर रहे हैं अब हम, जो कि एग्जाम में किसी के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम कोई चैप्टर मजीद नहीं फॉलो कर रहे, कोई पढ़ रहे। तो ये अब जो लेक्चर सारे ऑप्शनल है आप लोगों के लिए, कि अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप आ जाओ, अगर नहीं प्रैक्टिस करना सकते तो बेसिक ना अटेंड करो। तो ये है, अगले वीक से आप ये कर सकते हो इसका। ओके सर, बस थैंक यू। ठीक है सर, आप ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और ये केस स्टडीज़ वगैरह चलते रहें, इसमें कोई मसला नहीं है, हम ले भी लेंगे। अगर मतलब अगर ऑप्शनल है तो हमें तो ठीक ही लग रहा है ये। बस ये कि एग्जाम के क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, तो ये आपके लिए अच्छी हेल्पफुल हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे। हाँ यस ठीक सर, है सर। ठीक है ये सर। चलें जी, ठीक हो गया। से मैं अपलोड करता हूँ डेटा आज का, तो आप इस पर खुद भी देख लेना इसको ओपन करके। ओके जी, थैंक ओके सर, अल्लाह हाफिज़। यू।